नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहला ये वीडियो होगा एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हम न्यूज वगैरह ही देख रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि हैंड रिटन नोट्स हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं और ये नोट्स आपके इतने बेहतर हैं कि किसी कोचिंग में आप पढ़ लीजिए, उससे एक कदम हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि SCERT जो आपका ऑफिशियल कोर्स है, उससे इसको हमने तैयार किया है। कुछ चीजें हमने NCERT की भी इसमें जो है वो रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल में सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बिहार नाम जो है वो पड़ा क्यों है बिहार का। तो बौद्ध विहार जो है उसकी अधिकता के कारण इसका नाम जो है वो पड़ा है। इसका स्थापना दिवस कब है? तो 22 मार्च को इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। तो स्थापना दिवस 22 मार्च है। राजधानी बिहार की पटना है और उच्च न्यायालय भी आपका पटना में ही जो है आपका स्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और तारीख अगर आप याद करना चाहें तो 1 दिसंबर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो बिहार कौन से नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पर बिहार आता है, तेलंगाना के बाद। क्योंकि तेलंगाना का गठन बाद में हुआ है, तो तेलंगाना के बाद आपका 13वें नंबर पर आता है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 12वें नंबर पर आता है, क्योंकि जो तेलंगाना का गठन है वो 2011 के बाद हुआ है। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 जनगणना के अनुसार 12, तेलंगाना के बाद 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर बिहार आपका आता है, यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर बिहार का नंबर आता है। तो तीसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा यहाँ पर राजकीय है और सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू भाषा जो है आपकी चलती है। राजकीय प्रतीक की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष जो है आपका पीपल है। राजकीय पुष्प जो है आपका गेंदा है। राजकीय पशु जो है आपका बैल है, परंतु 2013 से पहले ये रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, पहले ये नीलकंठ हुआ करता था। राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। राजकीय चिन्ह जो है वो आपका बोधि वृक्ष है। तो इतनी चीजें आपको रटी होनी चाहिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित। अब बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 मिनट वाली वैल्यू कंफ्यूज हो तो सीधे 24 से 27 भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 में मिल जाता है। उत्तरी अक्षांश आपका ये है अक्षांशीय विस्तार। अगर बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो 83 डिग्री 19 मिनट करके ये 88 तक चलता है। तो इसमें आपका पूर्वी देशांतर आ जाता है। तो ये उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार और ये पूर्वी देशांतर देशांतरीय विस्तार। बाकी आप पूरा लंबा भी मिनट के आगे तक की वैल्यू याद रख सकते हैं, पर अगर शॉर्ट में याद करना है तो 24 से 27, 83 से 88। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिहार का जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब थोड़ा सा बिहार के नक्शे पर नजर डालते हैं, मैप पर नजर डालते हैं। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की अगर लंबाई की बात करते हैं तो 345 किलोमीटर आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर तो 483 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? तो अरवल जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी आगे और भी पॉइंट मैंने रखे हुए हैं, पर बहुत ज्यादा घिचपिच ना हो जाए तो एक दो पॉइंट हर मैप में थोड़े थोड़े रखे हैं। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। और आपको पता होगा तो कृष्ण भगवान जी जो थे, जब जन्म उत्सव की उनकी बात होती है तो बहुत बारिश हुई थी, याद होगा आपको। तो सबसे ज्यादा वर्षा कृष्ण भगवान से जोड़ करके किशनगंज याद रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर अरवल जो है इसमें न्यूनतम वर्षा होती है। बाकी लंबाई चौड़ाई जरूर याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 345, 483। शहरी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रामीण क्षेत्रफल, यहाँ पर ग्रामीण ज्यादा है इसलिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अगर करेंगे तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। तो ये शहरी क्षेत्रफल है, ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 173 फीट जो है ये समुद्र तल से ऊंचाई है। सामान्य वर्षण की बात करें तो कितनी वर्षा होती है? 1205 मिलीमीटर। औसतन अगर बात करते हैं तो 52.5 आपकी जो है वो होती है
दिन में, अगर विद इन 1 ईयर इसको कैलकुलेट जो है वो किया जाए। बाकी ये सेंटीमीटर ज्यादा पूछा जाता है, 12.5, ये वैल्यू मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में करे तो इसको चेंज कर लीजिएगा। अगला है आपका पॉइंट स्थिति को लेकर के। अब स्थिति में क्या क्वेश्चन बनता है कि जो बिहार राज्य है इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या क्या स्थित है, तो इसीलिए नक्शा भी साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बिहार के अगर हम बात करें इस दिशा से स्टार्ट करते हैं, तो इस दिशा में क्या पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पड़ रहा है। तो इधर अगर अब दिशा होगी तो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, यानी पश्चिम में बिहार के पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है, ठीक है। बिहार के ऊपर साइड आप देखेंगे तो क्या पड़ रहा है, नेपाल पड़ रहा है, यानी कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। फिर बिहार का पूर्वी भाग यानी कि दाहिने तरफ, दाहिनी तरफ अगर देखेंगे बिहार के, थोड़ा सा मैप को बड़ा भी कर देते हैं, तो बिहार के दाहिनी तरफ देखेंगे तो इधर पड़ रहा है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश से और अगर बीच में देखेंगे तो क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिए, बिहार का कलर क्या है, ऑरेंज है, और इस ऑरेंज के बगल में ये हरा हरा देखिए यहां तक पूरा फैला हुआ है, और ये क्या है, ये है वेस्ट बंगाल। तो बिहार के पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल है। और बिहार के पूर्व में ही देखेंगे तो झारखंड भी पड़ रहा है, जो कि झारखंड इसके दक्षिण में भी है पर पूर्व दिशा तक भी फैला हुआ है, यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो रहा है, तो पूर्व में झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है, और दक्षिण में तो झारखंड है ही, आपको क्लियर गुलाबी कलर से दिखाई दे रहा है। तो फिर से एक बार कि झारखंड के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व नहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम की जगह अगर अपोजिट बात करें पूर्व की, तो वहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा चारों दिशाओं में कौन कौन से यहाँ पर राज्य पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम बिहार की किस देश से सीमा लगती है। तो बिहार की जो है वो नेपाल से सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और वो सीमा जो है आपकी 729 किलोमीटर जो है आपकी लंबी है। मैप में देखते हुए चलिएगा कि और किसी से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लग रही है बिहार की, केवल और केवल नेपाल से लग रही है। तो नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लग रही है वो 729 किलोमीटर लंबी है। फिर बात करते हैं बिहार में कितने आपके जिले हैं, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ये साइड में आप चित्र भी देख पाएंगे, जिधर पश्चिमी चंपारण है, इधर नीचे रोहतास है, इधर किशनगंज है। आपको ये थोड़े से बॉर्डर लाइन पता होना चाहिए। वैसे आपने 3 जो सिलेक्ट किए होंगे एग्जाम में, जो आवेदन किया है प्रायोरिटी के लिए, तो यहाँ पर मैप में थोड़ा सा आपने ध्यान भी दिया होगा। तो जिले टोटल कितने हैं, 38 जिले हैं। पंचायत कितनी है, टोटल 8,406 पंचायत है। प्रमंडल की बात करते हैं तो टोटल 9 है। और महानगर कौन पड़ता है, तो आपका पटना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर सेंटर में देख पा रहे हैं। अब विधानमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विधानमंडल द्विसदनीय आपको देखने को मिलती है। द्विसदनी में विधानसभा और विधान परिषद जो है वो आता है। अब आपको ये पता होगा कि जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो केवल 6 राज्यों में ही है आपका। वो कौन कौन से हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, आपका तेलंगाना है, आपका बिहार है, और आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। बाकी इसकी ट्रिक भी होती है, तू भी मजा करके, उससे भी कई बार मैंने आपको बताया, तो मैंने केवल आपको रिवाइज करा दिया कि द्विसदनीय व्यवस्था इन 6 राज्यों में है, जिसमें से बिहार भी आपका है। विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं तो इसमें कितनी कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में 243 सीटें हैं बिहार में, और विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 सीटें हैं। ये दोनों चीजें आपको जरूर रटी होनी चाहिए। लोकसभा सीटों की बात करते हैं कितनी है, तो लोकसभा सीटें बिहार में 40 हैं, और राज्यसभा सीटें जो है आपकी 16 है। जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं ना, रिजल्ट आता है कि इतनी लोकसभा सीटों में से किसका पल्ला भारी चल रहा है, इस तरीके से। तो लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 16 हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो कितना परसेंट आपका बिहार है, तो 2.86% आपका भारत के टोटल एरिया का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बिहार जो है वो फैला हुआ है, 2.86%। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। ढेर सारी मेहनत हमने आपके लिए लिख लिख करके, एक एक चीज छाट छाट करके, किसी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जहां पर जो मटेरियल अच्छा जिस बुक में मिल पाया है, सीआरटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो उन सभी को छाट बीन के लिए ढेर सारी मेहनत की है। तो एक लाइक अवश्य जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ की अगर बात करते हैं, कुछ लोग कमेंट में पूछेंगे, तो एक छोटा सा हम लक्ष्य रख देते हैं लाइक का, वो है मात्र 500 लाइक का। जैसे ये 500 लाइक होते हैं कंप्लीट, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक छोटा सा टास्क है, कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो कुल वन की अगर बात करते हैं तो 7.75% जो है आपका ये वन जो है वो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो फैला हुआ है। और कितने किस चीज का, तो बिहार के क्षेत्रफल का परसेंटेज की अगर बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज 2.86% और कुल वन की अगर बात करते हैं तो 7.75% ये बिहार के क्षेत्रफल का परसेंटेज है। फिर बात करते हैं जलवायु यहाँ पर कौन सी है, तो जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है बिहार की, तो गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड जो है सबसे गर्म कुंड के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक मिट्टी जो है वो कहां पर है, तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल जो है आपकी सबसे प्रमुख खाद्य फसल के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल कोलकाता में देखेंगे तो चावल ही सर्व प्रमुख है। सेम चीज बिहार में भी है, जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं जो कि बिहार की जनगणना 2011 पर आधारित होगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इनको एकदम रट के रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में। अब सबसे पहले हम नीचे से स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, फिर ऊपर मैप की तरफ भी बढ़ेंगे कि जनगणना कितनी है बिहार की, तो 10.41 करोड़ ये जनगणना है बिहार की। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है बिहार का। ध्यान रखिएगा 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है बिहार का। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 25.62%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है, परंतु ये आपको बिहार का आंकड़ा याद रखना है। दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.62%। जनसंख्या घनत्व के बाद लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 है। और मुझे ये सब चीजें यहाँ पर ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है कि लिंगानुपात में पुरुष और महिलाएं जो होती हैं उनका रेशियो 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर पुरुषों की संख्या की बात करें तो 1000 है, तो महिलाओं की संख्या उस 1000 के कंपैरिजन में 918 है। तो ये चीज आपको बेसिक सब पता है, जो ना पता हो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। मैं सोच ये रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो करा सकूं। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 मैंने बता दिया। साक्षरता दर कितनी है, 61.80%। ये है साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष, ये ओवरऑल साक्षरता है, पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। तो ये पुरुषों की, ये महिलाओं की। परंतु अगर ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं तो वो आपकी जो है वो कम है 59.78%, और शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो ज्यादा है 76.86%। तो आपको ग्रामीण और शहरी भले ना याद हो, ये तीनों जरूर याद होने चाहिए ओवरऑल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर 61.80, जिसमें पुरुष 71, महिला 51 और ग्रामीण और शहरी की ये दे रखी है। साक्षरता भारत में क्रम की बात करते हैं कि बिहार का कौन से नंबर पर आता है, तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार सबसे आखिरी नंबर पर आता है, 35 नंबर है, सबसे अंतिम है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं, यहां पर हमने जो देखा था ये साक्षरता है, ध्यान दीजिएगा ये साक्षरता है और नीचे जो लिखा है ये जनसंख्या है। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 88.71% है और शहरी जनसंख्या जो है वो 11.29% है। तो ये ग्रामीण में रहने वाली जनसंख्या बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं 88.71, यानी कि पूरा बिहार में 88% पूरा ग्रामीण में ही व्यक्ति निवास करता है और शहरी मात्र 11.29% है। अब ये हम बात करते हैं, जो हमने कहा था मैप की बात करेंगे, तो मैप हम ऊपर से चलते हैं फिर इस वाले मैप को देखेंगे। देखिए मैप में फोकस करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप रटेंगे तो नहीं याद होगा, मैप में देख लेंगे उसकी स्थिति कहाँ है तो आपको आसानी से याद होगा। जैसे सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप देख रहे हैं इतना सब यहाँ पर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा देखेंगे तो ये ब्लू कलर पश्चिमी चंपारण ही फैला हुआ है, क्लियर दिख भी रहा है। नीचे अगर कंपैरिजन करेंगे तो गया भी थोड़ा बहुत फैला लग रहा है, परंतु पश्चिमी चंपारण आपका है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी पश्चिमी चंपारण जो है आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं शिवहर की तरफ, ये लिखा है छोटा सा शिवहर,
तो ये देख रहे हैं जो शिवहर लिखा है, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे ज्यादा कौन सा? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम कौन सा? शिवहर। तो दोनों एक साथ याद कीजिएगा कि एक ज्यादा कौन सा है फिर कम कौन सा, इसी प्रकार से हमने लिखा भी है। फिर इधर एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो वो भी शिवहर में सबसे कम है। वहां पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक था और यहां पर न्यूनतम है। वहां पर क्षेत्रफल ज्यादा था सबसे, यहां पर सबसे कम है। तो पश्चिमी चंपारण और शिवहर ये दोनों अब तक आपको याद हो गए होंगे। अब थोड़ा सा निचले हिस्से पर बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगर की बात करते हैं तो कहां पर है? पटना में है। आपको पता है कि राजधानी है तो सबसे ज्यादा नगरीकरण यही होगा। 43.1% सबसे ज्यादा नगर पटना में है। और सबसे कम नगर कहां पर है? तो समस्तीपुर में। अगर आपने 3 प्रायोरिटी लिस्ट देखी होगी जो भरनी थी आपको, उसमें समस्तीपुर में बहुत वैकेंसी थी, 1400 के करीब। अगर यूआर की वैकेंसी देखेंगे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ग्रामीण इलाका ज्यादा होगा, वहीं पर ज्यादा विद्यालय होंगे, वहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी। तो समस्तीपुर में न्यूनतम नगरीकरण था मात्र 3.46%, परंतु पटना में सर्वाधिक नगर थे 43.1%। तो ये 43 परसेंटेज भी देखते हुए चलिएगा, लिखा इसीलिए हमने आपके लिए है। सहरसा की बात करते हैं तो सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? तो सहरसा में है। सबसे ज्यादा कहां है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, अभी आगे मैप दिखाएंगे। पर ये याद रखिएगा कि न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा जो है इसमें है। अब नीचे वाले मैप की तरफ बढ़ते हैं। ये बीच वाला हमने आंकड़े देख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? अच्छा पहले साक्षरता वाला देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात करेंगे महिलाओं की तो वो कहां पर है? देखिए न्यूनतम वाला तो यहां लिखा हुआ है कि न्यूनतम साक्षरता महिला की सहरसा में है, पर पुरुषों की जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो आपकी है रोहतास में। पहले हम साक्षरता को ही क्लियर कर लेते हैं फिर दूसरे आंकड़े देखेंगे। न्यूनतम साक्षरता अगर पूरे जिले की बात करते हैं, महिला पुरुष को हटा दिया जाए, और सर्वाधिक साक्षरता अगर पूरे जिले की देखा जाए तो भी आपका सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास में है। एरो बना हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर्वाधिक साक्षरता जो कि 73.37% है, कहां पर है? रोहतास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर बात करते हैं सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे न्यूनतम साक्षरता, तो वो पूर्णिया में है। पूर्णिया में पूरी आ रहा है ना, जो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पूरी तलोगे, ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग 51.08% है, ये पूर्णिया में है। अब इसी में ही दूसरी चीज को भी समझिए कि सर्वाधिक साक्षरता जिला की तो थी आपकी इस रोहतास में, परंतु अगर पुरुषों की भी पूछी जाएगी तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहीं पर है। महिलाओं की भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछा जाएगा तो यहीं पर है, यानी कि रोहतास में। तो रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता भी है, पुरुष की भी सबसे ज्यादा है, महिला की भी सबसे ज्यादा है। अब न्यूनतम साक्षरता में पूर्णिया में बता दिया कि जिले वाइज है, पर अगर पुरुष की न्यूनतम बात करें तो पुरुषों की भी न्यूनतम यही है, पर महिलाओं की न्यूनतम यहाँ नहीं है। महिलाओं की न्यूनतम कहाँ है? सहरसा में है, जो कि हमने ऊपर अभी दिखाया भी था, ऊपर वाले मैप में दिखाया था ना मैंने, इसीलिए उसको अलग से लिख दिया था, क्योंकि बाकी तो आप याद कर लेंगे। देखिए सहरसा लिखा है, न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है? सहरसा में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ रहा होगा। कोई चीज दिक्कत हो, समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी हम तो बताने के लिए है ही है। आगे देखते हैं। साक्षरता हो गया, फिर अब बढ़ते हैं घनत्व की तरफ। न्यूनतम जनघनत्व 488 है, किसका है? कैमूर का है। किसका है? कैमूर का। और सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो कहां का है? वो है शिवहर का है। कितना है? 1880 है। अब जनसंख्या या जनघनत्व जो है उसको भी समझ लीजिए। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जनसंख्या जो है क्षेत्रफल से अगर विभाजित करेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर बहुत ज्यादा घने घने लोग बसे हुए हैं, जैसे मुंबई में बसे हुए हैं, तो वहां का जनघनत्व ज्यादा होगा। वही चीज यहाँ पर है। शिवहर में क्या है? सबसे ज्यादा जनघनत्व है अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1880 है शिवहर का। और सबसे कम मैंने बताया कहाँ का? कैमूर का है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है, और सबसे कम जनसंख्या कहां है?
तो वो आपकी शेखपुरा में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? शेखपुरा में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो पटना में है। वो तो नगरीकरण में भी सबसे आगे था, तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? जन घनत्व अलग है, जनसंख्या अलग है, ध्यान दीजिएगा। उसी कलर से लिखा भी हुआ है, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या ब्लैक कलर से लिखा है तो सबसे कम जनसंख्या ब्लैक कलर से लिखा है। इसी प्रकार सर्वाधिक लिंगानुपात अगर रेड से लिखा है तो न्यूनतम लिंगानुपात भी रेड से लिखा है। ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में है सब सर्वाधिक लिंगानुपात। अब यहाँ पर जो ऊपर हम पढ़ के आए थे, ये पूरे बिहार का लिंगानुपात है 918, जिसमें शिशु लिंगानुपात 935 हम पढ़ के आए थे। ये पूरे बिहार का है। और जो हम अभी आपको नीचे बता रहे हैं मैप में, ये जो है ये पूरे इस बिहार में किस जिले का सबसे ज्यादा है वो है। ठीक है, तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? 876 है। और ये कहाँ का है? ये मुंगेर का है। ये कहाँ का है? मुंगेर का है। तो बस जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट हो सकते थे सब हमने इस वीडियो में करा दिए। बाकी बिहार से संबंधित जैसे कि हम देखें, वहां पर बहुत से कारखाने हैं, वहां पर बहुत से युद्ध हुए हैं, वहां पर बहुत सी संधियां हुई हैं, तो वो हम उन टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो उसमें बिहार से संबंधित कोई आंदोलन है तो वो उसके साथ पढ़ेंगे। अभी जो बिहार स्पेशल से साथ संबंधित मेन उसके बारे में था, उसकी जनगणना से था, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर कर दी हैं, पूरा क्षेत्रफल से लेकर हर एक पॉइंट, और कम से कम शब्दों में कोशिश किया। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। प्रश्न आपके लिए है कि बिहार दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। 20 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 21 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 22 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 23 या 25 मार्च को मनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका है, तो आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। बाकी थोड़ा सा टॉपिक वाइज हम आपको करा दें, फिर आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्योंकि जब तक टॉपिक वाइज चीजें आप याद नहीं करेंगे तब तक फिर प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश शुरुआत में ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज चीजें आपको करा दें, फिर आगे प्रैक्टिस वगैरह भी आपको कराएंगे। आज के में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।